जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल की बायोग्राफी। मेंडल के जीवन से संबंधित हर एक छोटी बड़ी घटना के ऊपर चर्चा होगी इस क्लास में। तो चलिए समझते हैं कि मेंडल कौन थे। मेंडल का जो जन्म है वो हुआ है ऑस्ट्रिया में और समय जो है 22/7/1822। मेंडल 19वीं शताब्दी में पैदा हुए और जो इनका पूरा जीवन काल 19वीं शताब्दी में कंप्लीट भी हो जाता है। मेंडल कुल टोटल 61 साल जिंदा रहते हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। हालांकि किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि मेंडल कितने साल तक जिंदा थे, बस इतना है कि इनका जीवन काल 61 साल का था। 19वीं शताब्दी में पैदा हुए। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम एंटोन था, एंटोन। और ये एक गरीब किसान थे। गरीबी इस कदर मान लीजिए कि इतनी ज्यादा गरीबी कि मेंडल पढ़ना चाहते थे और ये पढ़ नहीं पा रहे थे। पढ़ने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, इस स्तर की इनकी गरीबी थी। तो मतलब कह सकते हैं कि काफी ज्यादा गरीब इंसान थे। यहां तक है इनके फादर का नाम एंटोन और ये पूरे पुअर फार्मर थे, एक गरीब किसान थे। और खास बात यह है कि इनकी जो फैमिली थी, जो लैंग्वेज बोलती थी, वह लैंग्वेज इनका जर्मन था। ये जर्मनी के लैंग्वेज को बोला करते थे, जर्मन भाषा बोलते थे इनके मम्मी पापा। इसलिए मेंडल का भी जो लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज है, इनकी बहनों का लैंग्वेज जर्मन है। इनका अधिकतम पूरा जीवन काल जर्मनी वाली लैंग्वेज में ही कंप्लीट होता है। इनकी जो मम्मी है, इनकी मम्मी का नाम है रोजिल। रोजिल इनकी माता है और इनकी एक दो बहनें हैं। जो बड़ी बहन है उनका नाम है वेरिनोका। वेरिनोका जो है, इनसे इनका जीवन का एक बड़ा ही रहस्यमय किस्सा जुड़ा हुआ है। एक बार मेंडल पढ़ना चाहते थे और ये एक स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते थे। इनके पास पैसे नहीं थे, तो इनकी जो बड़ी बहन वेरिनोका है, इनके पास कुछ पैसे थे और वो पैसे रखे गए थे स्पेशली दहेज के लिए, इनकी शादी के लिए। इनकी बड़ी बहन ने अपने भाई को पैसा दिया, मतलब मेंडल को पैसा दी कि जाइए आप इससे नाम लिखाइए और पढ़िए। तो मेंडल आगे पढ़ते हैं। हालांकि मेंडल अपने जीवन में एक टीचर बनना चाहते थे, लेकिन मेंडल टीचर बन नहीं पाए दुर्भाग्य से, और सौभाग्य से एक वैज्ञानिक बने, आप ये भी कह सकते हैं। तो मेंडल टीचर न बन के एक साइंटिस्ट बने। और जब साइंटिस्ट बने, हालांकि ये कोई ऑफिशियल साइंटिस्ट नहीं है। ऑफिशियल साइंटिस्ट कहने का मतलब यह है कि जैसे एक वैज्ञानिक की मान्यता होती है, सरकार द्वारा कुछ एग्जाम होते हैं जो पास करके आदमी वैज्ञानिक बनता है। मेंडल इस तरह के वैज्ञानिक नहीं है। इन्होंने खोज किया इसलिए इन्हें वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन यह एक ऑफिशियल वैज्ञानिक नहीं है। मेंडल पूरा अपना जीवन जो काल है एक पुजारी के रूप में व्यतीत करके मर गए। इनके मर जाने के बाद यह साबित हुआ कि मेंडल एक वैज्ञानिक थे। तो यहां तक बात है। और जो इनकी जो बहन है वेरिनोका, इनके दहेज से ये पढ़ते हैं और फिर आगे चल के इनके दो बेटे होते हैं। जो इनकी बहन है, इनके दोनों बेटों को मेंडल आगे पढ़ाते लिखाते हैं। तो इनकी बहन से जुड़ा हुआ इनका रिश्ता काफी अच्छा था। उसे पढ़ा लिखा करके दोनों को आगे डॉक्टर बनाते हैं मेंडल, अपनी बहन को, बहन के बेटे को। फिर इनकी जो दूसरी बहन है उसका नाम है थेरेसिया। तो ये नाम याद रखिएगा, मेंडल की दूसरी बहन थेरेसिया है। और मेंडल की खास बात है कि मेंडल को पढ़ने लिखने का काफी जबरदस्त ढंग से रुचि थी, इंटरेस्ट था। मेंडल का जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट था मैथ। तो मेंडल को मैथ पढ़ने में काफी पसंद था। और उसके साथ साथ आप मेंडल को कह सकते हैं कि इनको फिजिक्स काफी पसंद था। फिजिक्स के साथ इन्हें एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। अगर इन्हें एक्सपेरिमेंट करना नहीं पसंद होता तो आज मेंडल की जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेंडल जेनेटिक्स के फादर कहे गए, ये नहीं होता। तो इन्हें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि मेंडल को मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी पसंद था, एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद था। और ये एक चर्च में फादरी बने। और फादरी का समांतर जो काम होता है, उपदेश देना, बच्चों को ज्ञान देना, लोगों को नैतिकता की चीजों को सिखाना, मेंडल को इन सभी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि मेंडल एक बेहतरीन टीचर तो नहीं थे, पर एक बेहतरीन आदमी जरूर थे। सोचने समझने की क्षमता अच्छी खासी थी, इसलिए एक्सपेरिमेंट अच्छा किए और एक अच्छी रिजल्ट भी दिए। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि मेंडल के सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में मेंडल की रुचि थी। अब यहां लिखा हमने है प्रोफेशन। जो इनका प्रोफेशन था, मेंडल गरीबी से एकदम जकड़े हुए व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा ही गरीब थे। तो मेंडल को पढ़ना था और पढ़ने के लिए उन्हें पैसा चाहिए और अपने भी जीवन को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो इन दोनों समस्याओं से मेंडल जूझ रहे थे। तो मेंडल ने अंतिम में डिसाइड किया कि काम करते हैं कि हम एक चर्च में एक पुजारी बन जाते हैं। तो मेंडल एक चर्च को ज्वाइन कर लेते हैं
वहां पे एक पादरी बनते हैं और पूरा अपना जीवन एक पादरी के रूप में ही व्यतीत कर देते हैं। ये जो सन्यासी की जो दुनिया होती है, इस दुनिया की एक खास बात यह है कि जब आप कभी सन्यासी कोई व्यक्ति बनता है तो उसे कोई स्पेशल काम दिया जाता है। ऐसे मेंडल के पास भी काम आया, चर्च से संबंधित। चर्च का जितने भी सदस्य चर्च में काम करते थे सबको खाना चाहिए और हर व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो अपने इंटरेस्ट के आधार से हर व्यक्ति को काम दिया जाता है। तो मेंडल का जो इंटरेस्ट था वह इन्हें एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट था और इन्हें खेती करने का थोड़ा सा अच्छा खासा ज्ञान था, क्योंकि इनके पापा ऑलरेडी किसान थे। तो इनके पापा किसान थे तो इनके पास भी किसानी का नॉलेज था। इसलिए मेंडल को किसानी से संबंधित काम दिया गया चर्च में ही, कि भाई आप चर्च के अगल बगल जितनी जमीन है वहां पर जो किसानी करने के लिए वो जमीन प्रोवाइड की गई इनको और इन्होंने किसानी करना चालू किया। तो मेंडल ने सोचा कि काम ही करना है तो काम करते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। तो मेंडल किसानी करते हुए अपना एक्सपेरिमेंट किए। तो यहां तक बात आपको समझ में आई। अब सवाल ये आता है कि जो मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किए मटर पर किए, मेंडल शुरू से मटर पर एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते थे। उनके दिमाग में एक दूसरा प्लानिंग था, वो था कि हम एक्सपेरिमेंट जो करें वो चूहे पर करें। तो मेंडल ने पहले चूहे को चुना कि भाई हम अपना प्रयोग किस पर करेंगे, चूहे पर। लेकिन मेंडल एक धार्मिक जगह से बिलोंग करते थे, चर्च से संबंध रखते थे। तो चर्च के अंदर इस तरह का किसी जंतु के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, उसे मारना पीटना, अब किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें लीगल कुछ इलीगल, कुछ धार्मिक कुछ अधार्मिक चीजें होती रहती हैं। इसलिए चर्च के जो अन्य कर्मचारी थे उन्होंने सीधा ही मेंडल को मना कर दिया कि भाई आप इस चर्च में चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मेंडल को पहला अपना जो चॉइस था उसे रिजेक्ट करना पड़ा। फिर मेंडल ने सोचा कि काम करते हैं, जिस चीज को चर्च अनुमति देता है कि इस चीज का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उस पर ही कर लेते हैं। तो मेंडल ने दोबारा फिर चुना कि हम एक मटर पर करेंगे। तो मटर वनस्पति है, इस पर किसी भी प्रकार का प्रयोग करते हैं तो धर्म में कहा जाता है किसी प्रकार का पाप पुण्य से रिश्ता नहीं है। इसलिए मेंडल को चर्च में मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति मिल जाती है और फिर अपना एक्सपेरिमेंट मटर के ऊपर ही कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए आगे, अब मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेंडल को अनेक प्रकार की मटर की आवश्यकता होगी। तो उस समय जितने भी मेंडल के दोस्त थे, मेंडल ने अपने सभी दोस्तों से मटर के टाइप्स को मंगवाया। मतलब कहा कि भाई जितने प्रकार के आपके पास मटर है उन सभी प्रकार की मटर को हमारे तक भेज दीजिए, हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इनके जो जितने सभी दोस्त थे, सभी दोस्तों से ये लगभग 34 प्रकार की मटर को इकट्ठा किए और 34 प्रकार की मटर को इकट्ठा करने के बाद उसमें से लगभग 22 जो मटर की प्रकार थी उस पर इन्होंने अपना काम चालू किया। जो एक्सपेरिमेंट इनका टाइम रहा, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 1856 से लेकर के 1863 तक ही अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो लगभग ये 7 साल अपना पूरा टोटल एक्सपेरिमेंट में बिताए हैं। इस 7 साल में मेंडल ने 22 प्रकार की मटर पर एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उस 7 साल में टोटल कुल पौधों की जो संख्या थी, मेंडल ने कुल 28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट कर दिए। मतलब 7 साल इनका एक्सपेरिमेंट चला, उस 7 साल में 28,000 पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट मेंडल द्वारा किए गए। अब जब इनका एक्सपेरिमेंट हुआ तो खास बात है कि एक्सपेरिमेंट तो हो गया, इन्हें जेनेटिक के नियम कानून समझ में आ गए। लेकिन मेंडल एक चर्च में पादरी थे, अब इन्हें अपनी बात को अन्य तक पहुंचाने के लिए, वैज्ञानिक दल को पहुंचाने के लिए आवश्यकता पड़ने लगी। तो मेंडल ने अपनी बात को जगह जगह पर अन्य लोगों के सामने कहा, लेकिन कोई व्यक्ति इनकी बात को समझ नहीं पा रहा था। उसके पीछे का कारण एक यह है कि मेंडल जो कुछ भी बात कर रहे हैं ये एकदम नई बात है। मेंडल के पहले किसी भी व्यक्ति को जेनेटिक के बारे में जानकारी ही नहीं है और जिस चीज के बारे में किसी को 1% भी जानकारी नहीं है उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति कुछ बात करे तो वह बात समझना अपने आप में कठिन बात है। तो मेंडल की कोई व्यक्ति बात ही नहीं समझ पा रहा था कि मेंडल किस चीज की बात कर रहे हैं। तो मेंडल की कोई बात नहीं समझ पाया। तो मेंडल ने एक बार काम किया कि 40 वैज्ञानिकों का समूह था जहां पे अपनी पूरी थ्योरी लेकर के, पूरा सिद्धांत, पूरा एक्सपेरिमेंट सब कुछ लेकर के पहुंचते हैं 40 वैज्ञानिकों की सभा में और जाकर के वहां अपनी बात को रखते हैं कि भाई देखिए हमने कुछ खोजा है, हमने सही खोजा है या गलत खोजा है, थोड़ा आप सब बताइए क्योंकि आप सब वैज्ञानिक हैं। दुर्भाग्य ये रहा है कि उस 40 के 40 वैज्ञानिक में से कोई एक भी वैज्ञानिक मेंडल की बात को समझ ही नहीं पाया। मेंडल फिर निराश हो गए कि हम क्या खोज दिया ऐसा कि जो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। मेंडल को कई बार यह भी लगा
कि लगता है कुछ हम बकवास तो नहीं कर रहे हैं क्या दुनिया के सामने। क्योंकि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो साइंटिस्ट है, जिनके पास मान्यताएं प्राप्त है, वो लोग हमारी बात से एग्री नहीं हो रहे हैं। मेंडल को ऐसा भी लगा कई बार। फिर इसके बाद मेंडल के दिमाग में आके काम करते हैं, किसी बहुत फेमस साइंटिस्ट से मिलते हैं, शायद वो हमारी बात समझ पाए। तो हर युग में कोई न कोई एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट होता है। जैसे इस युग में आप देखेंगे तो एलॉन मस्क जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट की लिस्ट में आते हैं। उस समय एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नागेली, जो कार्ल नागेली जो है मेंडल के टाइम के दुनिया के एकदम फेमस साइंटिस्ट थे। मेंडल ने कार्ल नागेली के पास अपना सब कुछ पत्र लिख करके भेजा कि भाई मैंने इस चीज को खोजा है। कार्ल नागेली भी इनके से एक्सपेरिमेंट को नहीं समझ पाए। मतलब कल्पना करिए कि मेंडल जिस चीज की बात कर रहे हैं उसमें कि दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाया। और जो ये नागेली है, ये व्यक्ति जो है बॉटनी से बिलोंग करता है, मतलब स्पेशली ये बॉटनी के वैज्ञानिक हैं और बॉटनी में हुई खोज को ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। मेंडल इतना समय से आगे तक सोच रहे थे। इनका एक्सपेरिमेंट अपने आप में एकदम दुनिया में सबसे अलग था, इसलिए कोई व्यक्ति इनके बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बात कर रहे हैं। तो नागेली भी नहीं समझ पाए। अब मेंडल अंतिम में बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा कि यार मैं शुद्ध कुछ बकवास कर रहा हूं दुनिया के सामने, जो कोई हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहा है। हमें लगता है कि हम कुछ गलत चीज कर दिए हैं, आज भी गलत कर रहे हैं। अंतिम में उदास हो गए मेंडल, और उदासी के साथ अपने पूरे जीवन को जीते हैं। तो जब ये उदास होते हैं तो इनका एक मित्र होता है। अपने उस मित्र से एक बात कहते हैं मेंडल को, लेकिन एक खास बात है कि मेंडल को अपने कार्य पर विश्वास थोड़ा सा था। जब लोगों से मिलते थे, वैज्ञानिक के सामने जाते थे, तो उन्हें वैज्ञानिक जो निराश कर देते थे, क्योंकि वैज्ञानिक नहीं समझ पाया। इसलिए मेंडल को लगता था कहीं 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 मैं कुछ गलत कर रहा हूं। फिर मेंडल को अंदर से लगता था नहीं, हमने कुछ बढ़िया चीज खोजा है। मेंडल को इस बात का पूरा विश्वास था कि हमने कुछ अच्छा खोजा है, भले हमारी बात पूरी दुनिया नहीं समझ पा रही है। मेंडल ने अपने दोस्त से एक बात कहा कि एक दिन मेरा समय जरूर आएगा, चाहे वह समय मेरे मर जाने के बाद ही क्यों न आए। और यही हुआ हकीकत में। मेंडल की मृत्यु हो जाती है 1884 में। मेंडल का जो मृत्यु होता है 1884 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मर जाने के बाद लगभग 16 साल बाद 3 नए वैज्ञानिक आते हैं जो मेंडल की खोज की पुनः खोज करते हैं और यह साबित करते हैं कि मेंडल ने जो कुछ भी खोजा था वो सब कुछ मेंडल ने बेहतरीन चीज को खोजा था। तो ये मेंडल की जो कहानी है यहां तक ऐसे रही। अब आगे देखिए, जो हम एक बार बार शब्द यूज कर रहे हैं जेनेटिक। जो जेनेटिक शब्द है, जेनेटिक शब्द पहले नहीं था। मेंडल ने जो कुछ खोज दिया था सब कुछ खोज कर चले गए, जेनेटिक शब्द नहीं आया था। तो बाद में जेनेटिक शब्द दिया गया। जो जेनेटिक शब्द है, जेनेटिक वर्ड दिया गया ये डब्ल्यू बेटसन द्वारा 1905 में। और खास बात एक समझिएगा कि सन 1900 में मेंडल की खोज की पुनः खोज होती है, रीडिस्कवरी होती है। और उसके 5 साल बाद जेनेटिक शब्द आता है। और ये डब्ल्यू बेटसन ही है जो पूरी दुनिया के सामने यह अनाउंस करते हैं कि मेंडल ने जो कुछ खोजा है वह अपने आप में अद्भुत है। जो कुछ वो आदमी हमसे पहले सोच रहा था, आज उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो मेंडल कर रहे थे। ये सारी बात बोले थे बेटसन। और बेटसन का ही अपने आप में जेनेटिक में बहुत बड़ा योगदान है। जब आप जेनेटिक पढ़ेंगे तब बेटसन के योगदानों के बारे में समझ पाएंगे, बेटसन ने क्या चीज खोजा था। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि जेनेटिक शब्द जो देने वाला वैज्ञानिक था डब्ल्यू बेटसन 1905 में। और बेटसन ने ही मेंडल को एक वैज्ञानिक का दर्जा दिया। और वैज्ञानिक के सामने जाके बताया कि मेंडल एक महान वैज्ञानिक थे। भले वो एक चर्च के पुजारी थे, लेकिन एक महान वैज्ञानिक थे। अब आगे देखिए, और दुनिया के फर्स्ट जेनेटिस्ट जो होते हैं, जेनेटिस्ट मतलब जो जेनेटिक के एक्सपर्ट हों, तो माना गया कि मेंडल के पहले कोई व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था, तो मेंडल को ही माना गया कि मेंडल भाई दुनिया के फर्स्ट जेनेटिस्ट हैं, जो पहले व्यक्ति हैं जिनको जेनेटिक का सही से ज्ञान था। अब अगली बात समझिए, मेंडल जो अपना सब कुछ किए काम करने के बाद होता नहीं कि आप कुछ भी खोजेंगे तो किसी न किसी पेपर में आप पब्लिश करेंगे जिससे लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। तो मेंडल के समय में मेंडल की जगह पे एक पेपर चलता था। उस पेपर का नाम है प्रोसीडिंग ऑफ द सोसाइटी में अपने कार्य को मेंडल ने पब्लिश किया। और उस सन है 1866 में। 1866 में मेंडल अपने सभी कार्य को पब्लिश करते हैं इस पेपर में। इस पेपर को याद रखिएगा, ये पेपर कई बार पूछ लेता है कि मेंडल ने अपने सभी कार्य को किस पेपर में पब्लिश किया था। तो यह पेपर है। इसके बाद उस पेपर में जो टाइटल लिखा गया, इससे हर एक न्यूज की एक हेडिंग होती है।
ऐसी मेंडल की भी एक हेडिंग थी, जो टाइटल था वो टाइटल था मेंडल का एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये मेंडल के टाइटल थे कि हमने प्लांट के ऊपर भाई एक्सपेरिमेंट किया है, दुनिया पढ़े समझे जाने, कोई समझ नहीं पाया, कुल बकवास हो गया इनका। आगे देखिए, लास्ट टाइम मेंडल, हमने बताया कि लास्ट टाइम मेंडल अनहैप्पी थे, उदास हो गए। उदास होने फिर जो मेंडल ने अपने मित्र से कहा कि भाई एक समय मेरा कभी आएगा, और जरूर आया। आज मेंडल का अपने आप में एक महान खोज है। आपको आश्चर्य होगा जान के ये चीज कि पूरी दुनिया में जो आज खाना पहुंच पा रहा है लोगों तक, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी उसमें मेंडल का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर मेंडल ये नहीं खोजे होते कि हाइब्रिड क्या चीज होती है, तो आज पूरी दुनिया को खाने नहीं मिल पाता। आज अगर हाइब्रिड चीजें नहीं हमारे मार्केट में अवेलेबल होती तो आज पूरी दुनिया भूख से मर रही होती। ऐसा सब कुछ नहीं होता जो आज आप देख रहे हैं। ये मेंडल का योगदान है कि हम सबके पास खाना अवेलेबल है। खाना अवेलेबल इसलिए है क्योंकि हमने अपनी फसल में सुधार किया। एक फसल के अंदर कम अनाज पैदा होता था, अब ज्यादा पैदा होता है। ये मेंडल की खोज का योगदान है। अगर मेंडल ने नहीं खोजा होता तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। तो अपने आप में अब देखिए, जो मेंडल की मृत्यु से संबंधित चीज समझिए। मेंडल का जो मृत्यु है 6/1 और 1884 में मेंडल की मृत्यु हो जाती है। 1884 में मेंडल की मृत्यु होती है। और जब जैसी इनकी मृत्यु होती है उसके 16 साल बाद, लगभग 16 साल बाद, सन 1900 में 3 वैज्ञानिक अलग अलग देश के हैं। 3 वैज्ञानिक अलग अलग देश के हैं जो मेंडल के कार्य की पुनः खोज करते हैं। पुनः खोज का मतलब होता है कि मेंडल जो कुछ खोजे थे सब कुछ एक किताब में लिखे और लिखने के बाद मर गए। कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पाया। लेकिन फिर वो सारी थ्योरी अलग अलग वैज्ञानिकों के पास पहुंचती है। वो लोग फिर से मेंडल के सभी कार्य को फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं और बताते हैं कि मेंडल जो बताकर गए वो सब कुछ सही था। उन 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है, एक वैज्ञानिक उसमें से है, इनका नाम है हुगो डी व्रीज, जो हॉलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक है। एक दूसरे वैज्ञानिक थे कार्ल कॉरेंस, ये जर्मनी के थे, और शेरमार्क, ये ऑस्ट्रिया के थे। जहां के मेंडल थे वहीं के भी थे। खास बात यह है कि आज आप आधुनिक जेनेटिक में पढ़ते हैं कि मेंडल ने कई नियम को दिया था। दरअसल मेंडल ने किसी भी नियम को नहीं दिया था। मेंडल का पूरा एक्सपेरिमेंट एक पूरे पेपर की तरह लिखा हुआ था। एक भी नियम का रूप नहीं दिया गया था। मेंडल के सभी कार्यों को नियम का रूप जो दिया गया था वो नियम दिया था कार्ल कॉरेंस ने। यहां से एक सवाल याद रखिएगा कि मेंडल के सभी सिद्धांत, सभी खोज को नियम का रूप किसने दिया? तो कार्ल कॉरेंस ने उनके सभी सिद्धांतों को नियम के रूप में चेंज कर दिया। आज आप पढ़ते हैं डोमिनेंस लॉ, रिसेसिव लॉ, अलग अलग प्रकार के लॉ पढ़ते हैं, वो सब कुछ यही व्यक्ति किया था। अब आगे एक बात आता है कि क्या मेंडल के पहले किसी ने जेनेटिक को समझने की कोशिश किया था? नहीं। तो इसका आंसर आएगा कि हां। दरअसल मेंडल पहले वो व्यक्ति हैं जो जेनेटिक को समझ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मेंडल से पहले किसी ने जेनेटिक समझने की कोशिश नहीं किया। मेंडल से पहले कई लोग थे जो जेनेटिक को समझने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पाए। मेंडल पहले व्यक्ति हैं जो जेनेटिक को समझ गए। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पाइथागोरस। ये इस व्यक्ति का जिक्र जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं वो अच्छे समझते हैं। ये आदमी अपने आप में गणित की दुनिया में अद्भुत काम करके गया है। इनके पास गणित का एकदम लाजवाब ज्ञान था, लेकिन भाई साहब कूद गए बायोलॉजी में और एकदम शुद्ध बकवास थ्योरी देकर चले गए। इनके आधार से एकदम घटिया एक थ्योरी दे दिए थे पाइथागोरस। ये भी समझने की कोशिश कर रहे थे बायोलॉजी को, लेकिन समझ नहीं पाए क्योंकि इनके पास गणित का अच्छा ज्ञान था। अब एक दूसरे वैज्ञानिक रहे हिप्पोक्रेटस। इन्होंने अपने आप में बढ़िया काम किया है। इन्हें मेडिकल फील्ड का पिता कहा जाता है। आप सोच सकते हैं कि इस आदमी की बायोलॉजी कितनी हाई लेवल की रही होगी। ये भी जेनेटिक समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझ ही नहीं पाए, जिन्हें आज हम लोग चिकित्सा विज्ञान के पिता कहते हैं इन्हें। और एक एरिस्टोटल, इस आदमी को आप सब जानते हैं, अरस्तु पूरी बायोलॉजी का पिता है। यह भी व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहा था जेनेटिक को, लेकिन नहीं समझ पाए। एक और व्यक्ति है लियोनार्डो डी विंची। अच्छा, एक खास बात कि लियोनार्डो डी विंची अपने समय की दुनिया के सबसे जीनियस इंसान थे। ये भी समझने की कोशिश किए थे, नहीं समझ पाए। मतलब कि मेंडल के पहले कई लोग ऐसे थे जो जेनेटिक को समझने की कोशिश किए लेकिन जेनेटिक को समझ नहीं पाए। और मेंडल दुनिया के पहले व्यक्ति है जो जेनेटिक को समझ पाए। बस बात ये है। अब सवाल आता है कि अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट छूट रहा है, मेंडल के टाइम पे एक वैज्ञानिक और था जो ये सब कुछ खोज कर रहे थे। मेंडल उसी समय पे वह भी सब कुछ कर रहा था। बस अंतर आ गया, ये एक्सपेरिमेंट सेम चल रहा था, बस एक्सपेरिमेंट गलत चीज पे चल रहा था। मेंडल ने मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम।
मेंडल ने मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है जे कार्ल न्यूटन करके। जे कार्ल न्यूटन यह भी बायोलॉजी के क्षेत्र का वैज्ञानिक था। यह एक्सपेरिमेंट करके समझने की कोशिश कर रहा था जेनेटिक को, लेकिन समझ नहीं पाए। दरअसल इस व्यक्ति की गलती क्या हो गई कि ये जिस एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिस पौधे को लिया वो पौधा था आपका निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए और ये गड़बड़ा गए। गड़बड़ होने के पीछे का जो कारण है कि इस पौधे के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो आपस में मिक्स होते हैं। पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन से कैरेक्टर चले जा रहे हैं ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था। और मटर के अंदर उसके कैरेक्टर मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए मेंडल इस कहानी को समझ गए। सब कुछ सेम चल रहा था, बस गलत पौधा चुन लेने की वजह से जे कार्ल न्यूटन पीछे रह गए, मेंडल आगे हो गए। बस एक गलती की वजह से। अगर वो भी शायद मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए होते तो आज हम मेंडल की जगह जे कार्ल न्यूटन को पढ़ रहे होते। ये पूरी कहानी रही। अब एक सवाल उठता है कि मेंडल इतने बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्हें वैज्ञानिक का दर्जा नहीं मिला। कोई व्यक्ति इनकी बात को सुना नहीं, रीडिस्कवरी करनी पड़ी इनकी खोज को। अलग अलग वैज्ञानिक आकर के साबित किए कहीं मेंडल एक वैज्ञानिक थे। ये सब कुछ अलग से बाद में बताना पड़ा। इसके पीछे का एक बेहतरीन कारण यह है कि ये आदमी जो है दुनिया में पहली बार तो पहले जेनेटिक की बात हो रही है, फर्स्ट टाइम जेनेटिक की बात हो रही है। अगर कोई भी चीज आप फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करें, पूरी दुनिया में किसी को जानकारी ना हो और आप कुछ ऐसा खोज कर लेके जाए बताएं, तो सबसे बड़ी चुनौती आएगी कि आप उसको समझाएंगे कैसे। पहली बार हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो दरअसल एक कारण तो यही है कि मेंडल पहली बार जेनेटिक को समझे थे। इनके पहले किसी को एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं था जेनेटिक का, इसलिए मेंडल के सिद्धांतों को कोई समझ नहीं पा रहा था। एक कारण यह है कि भाई जेनेटिक पहली बार शुरू हो रही थी, और जब शुरू ही हो रहा है तो समझाने में लोगों को समय लगेगा और समझने में भी लोगों को समय लगेगा। एक कारण ये रहा। दूसरा कारण यह है, हमने शुरू में बताया कि मेंडल को मैथ में रुचि थी, और मेंडल अपने आप में देखिए यहां पे हमने बताया लगभग ये आदमी जो है 28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट कर डाला था। 28,000 पौधों का जो रिकॉर्ड रखा गया इनके द्वारा, कितने पौधे कैसे हैं, इतने पौधे ऐसे हैं, बहुत सारे मैथमेटिक वर्ड यूज किए गए, गणित की संख्याओं का प्रयोग हुआ। और जब ये थ्योरी अपनी किसी भी वैज्ञानिक को भेजे तो वह वैज्ञानिक इनके सिद्धांत को जब पढ़ता था उसमें दुनिया भर के कैलकुलेशन होते थे। अब कैलकुलेशन होने की वजह से वो आदमी समझ ही नहीं पा रहा था। दरअसल बायोलॉजी की दुनिया के वैज्ञानिक की सबसे बड़ी समस्या यह है उसको गणित नहीं आता है। और मेंडल पहले व्यक्ति हैं जो बायोलॉजी में गणित का प्रयोग कर रहे हैं। तो गणित के प्रयोग की वजह से बायोलॉजी के जो वैज्ञानिक थे वो खुद नहीं समझ पाए कि भाई क्या लिख के भेजे हो, इतना ज्यादा डाटा, बहुत ज्यादा डाटा का प्रयोग करने की वजह से मेंडल के सिद्धांतों को कोई समझ नहीं पाया। दूसरा कारण। तीसरा कारण ये आता है कि मेंडल दरअसल एक फादर थे, चर्च में एक फादर ही थे। अब कौन व्यक्ति किस मंच से बोलता है ये बात अपने आप में मायने होती है। जैसे वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ भी बोलेंगे तो हर व्यक्ति सुनना पसंद करेगा। उसके पीछे का कारण यह है कि इन्होंने अपने जीवन की एक बढ़िया ऊंचाई को हासिल कर लिया है। तो एक सफल व्यक्ति की बात सुनना पसंद करेंगे, चाहे वह शुद्ध घटिया बात बतिया रहा हो, फिर भी लोग सुनना पसंद करेंगे। और एक असफल व्यक्ति चाहे जितनी अच्छी बात कर ले, उसकी बात को कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। मेंडल साइंटिफिक रूप से वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए इनकी खोज को कोई व्यक्ति महत्व ही नहीं दे रहा है, क्योंकि यह वैज्ञानिक नहीं है। इनके ऊपर वैज्ञानिक का बिल्ला नहीं है। भाई एक फादर है, एक बाबा है, कह सकते हैं एक मठ है के अधिकारी हैं, तो इसलिए ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, इसलिए इनकी बात कोई मान नहीं रहा था। ये एक चर्च के फादरी थे, कोई सुन ही नहीं रहा बात को इनको कि भाई आप उपदेश दीजिए, वैज्ञानिक खोज के ऊपर टिप्पणी मत करिए, इसलिए कोई बात नहीं सुना। इन सभी कारणों के बावजूद एक सबसे बड़ा जो कारण है उसमें एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है डार्विन। डार्विन। अब डार्विन की कहानी यह है, डार्विन इन्हीं के समय के वैज्ञानिक हैं। मतलब जिस समय मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी समय डार्विन भी अपने सिद्धांतों को दे रहे थे। मेंडल दुनिया की नई बायोलॉजी जेनेटिक की बात कर रहे थे, और जो ये थे डार्विन दुनिया में एक और बायोलॉजी है जीव विकास, जिसकी बात कर रहे थे। अब डार्विन जीव विकास की बात कर रहे हैं, मेंडल जेनेटिक की बात कर रहे थे। अब दोनों वैज्ञानिक अपने आप में महान वैज्ञानिक हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि जो ये डार्विन थे, डार्विन अपने आप में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये पीएचडी किए थे, नेचर की स्पेशलिस्ट थे, और इसके बाद ये भाई साहब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
जब इन्होंने दुनिया के सामने अपनी किताब का नाम रखा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पूरी दुनिया में जातियां कैसे बनी, जातियों के बनने के बारे में भी किताब लिखी गई। आपको हैरानी हुई जान के कि जब जिस समय डार्विन की किताब पब्लिश हुई थी, दुनिया में वह किताब थी नहीं, लोग पहले ही बुक कर लिए, इतनी ज्यादा किताबें इनकी चल रही थी। और डार्विन की जो किताब है, इस किताब में बस यही समझाया गया कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, हम बंदर से मनुष्य कैसे बने। और यह बात पूरी दुनिया के सभी धर्मों को चुनौती देती है। सभी लोग डार्विन की बात को सुन रहे थे। उसी बीच में मेंडल का भी पब्लिश हो गया पेपर। ये भाई साहब गोल बीज, लाल बीज, हरा बीज, लंबा पौधा, छोटा पौधा, इस तरह की बात कर रहे थे। और उसमें दुनिया अटकी है, आदमी का पूर्वज कौन है, बंदर था या नहीं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक डार्विन के पक्ष में थे, क्योंकि डार्विन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और सब लोग इनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच में एक छोटा सा मठाधीश अपनी बात कह रहा है, उसकी बात को कोई सुना ही नहीं। तो सबसे बड़ा कारणों में से एक जो कारण है वो डार्विन अकेले है, क्योंकि डार्विन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। हर व्यक्ति डार्विन की बात को समझ रहा था, मेंडल की बात को कोई सुना ही नहीं। एक कारण ये था, ये जो सबसे बड़ा कारण में से एक है। इस समय इस मुद्दे पर लोग पीएचडी करते हैं कि मेंडल क्यों असफल हो गए। मेंडल की एक पूरी कहानी रही। अगली जो कहानी होगी डार्विन के ऊपर ही है कि डार्विन अपने आप में एक महान वैज्ञानिक कैसे बने। तो इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।